मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। स्वागतम बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ है 10वां पाठ, ऐतिहासिक कालखंड भाग 1 यानी हिस्ट्रिक पीरियड पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, दूसरे पाठ में हमने देखा था कि जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए ग्रंथों की बात करें, पांडुलिपियां आदि द्वारा लिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। इस बच्चों, आपको हम पॉइंटर की मदद से बताएं, इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है कि जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए ग्रंथ, पांडुलिपियां आदि द्वारा लिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं यानी हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगर हम बात करें, जिस विविध ग्रंथों की बात करें या पांडुलिपियों की बात करें, तो लिखित प्रमाण ध्यान रखना है उपलब्ध होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सभी प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में विकसित लिपियों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। तो प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में विकसित लिपियों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता था। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि नगरीय संस्कृतियों का उदय होने के साथ साथ नवाश्म युग का प्रागैतिहासिक कालखंड समाप्त हो गया। इस बच्चों, प्रागैतिहासिक कालखंड, ये जब हम ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं बच्चों, तो उसके पहले का जो पीरियड होता है, पहले का जो समय होता है, वो प्रागैतिहासिक काल। तो हमने देखा कि नगरीय संस्कृतियों का उदय होने के साथ साथ नवाश्म युग का प्रागैतिहासिक कालखंड समाप्त हुआ और ऐतिहासिक काल प्रारंभ शुरू हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम समझेंगे, आज का पाठ अध्ययन करने के बाद हम जानेंगे बच्चों, संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत का मतलब बच्चों यहाँ कल्चर से है, राइट, ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत किसे कहते हैं और नदी घाटियों की नगरी संस्कृत के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं हम संस्कृत किसे कहते हैं यानी व्हाट इज कल्चर, संस्कृत किसे कहते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह से बच्चों अपने रहने के लिए यानी बच्चों अपने आप को बचाने के लिए, यानी चाहे ठंड की हम बात करें यानी शीत की बात करें या वर्षा की बात करें या तेज धूप की बात करें, तो किस तरह से मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने आसपास के परिसर और प्रकृति पर यानी किस तरह से निर्भर रहता है, इसकी बात हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, हम जानने का प्रयास करेंगे संस्कृत किसे कहते हैं यानी व्हाट इज कल्चर। तो बच्चों, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करते समय अन्य प्राणी अपने परिसर और प्रकृति में विशेष परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो जो हमें ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किस तरह से, अगर प्रकृति की बात करें, परिसर की बात करें, तो किस तरह से वो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता की
पूर्ति के लिए किस तरह से अपने अनुरूप, किस तरह से, ये अगर घर बनाने की बात करें या इस तरह की कृतियों की बात करें, मनुष्य अपने अनुसार उसे ढालने का, बनाने का प्रयास करता है। ये जब हमने देखा कि तमाम अन्य प्राणियों की बात करें तो अन्य प्राणी अपने परिसर और प्रकृति में विशेष परिवर्तन नहीं लाते हैं। जैसे बच्चों बात करें भालू की बात करें तो भालू गुफा में रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है, लेकिन बच्चों मनुष्य मकान बनाकर रहता है। यस, तो हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरह से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, या प्रकृति में जो तमाम वस्तुएं हैं उसकी मदद से अपने लिए जो अनुकूल की स्थिति होती है वो किस तरह से तैयार कर सकता है। वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और उसे अपने लिए अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए मनुष्य अपने परिसर के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ मात्रा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए किस तरह से परिसर के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ मात्रा में परिवर्तित करता है। यस बच्चों, इसे हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों, हम देख रहे हैं संस्कृत यानी कल्चर किसे कहते हैं, संस्कृत किसे कहते हैं, व्हाट इज कल्चर। तो बच्चों यस, वह अर्थात मनुष्य प्रकृति से प्राप्त अन्न भी यस अन्य प्राणियों की बात कच्चा नहीं खाता। तो बच्चों अगर तमाम प्राणियों की बात के करें प्रकृति में, आप देखते हैं तमाम जीव जंतु प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध हैं जिसका तस खा जाया करते हैं, लेकिन मनुष्य बच्चों यस मनुष्य उस पर क्या करता है, उस पर प्रक्रिया करता है। उसे चाहे हम रोस्ट करने की बात करें, उसे भूनने की बात करें, उसे पकाने की बात करें, यस उसे तलने की बात करें, तो उस पर प्रक्रिया करता है। यस बच्चों, यानी प्रोसेसिंग करता है। तो वह उस अन्न को पकाता है, सेकता है और कच्चे अन्न पदार्थ पर वह संस्कार करता है। तो किस तरह से उस पर वह प्रक्रिया करके उसे यस अपने और अधिक अनुकूल या अपने लिए अधिक उपयोगी बनाता है। जिस बच्चों से हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार वह विभिन्न पदार्थों पर संस्कार करता है। इस बच्चों प्रोसेसिंग करता है, इस तरह की प्रक्रिया वो करता है, जो कि विभिन्न पदार्थों की बात करें, प्रकृति से जो पदार्थ मिलते हैं उस पर भी प्रक्रिया करके वह किस तरह से अपने अनुरूप वो उसे तैयार करता है। तो बच्चों बात करें पत्थर धातु आदि को संस्कारित कर विविध प्रकार के हथियार और वस्तुएं बनाता है। यस बच्चों, तो खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के अपने लिए और जो आवश्यक, यानी हम पत्थरों की बात करें या तमाम प्रकार के धातुओं की बात करें, यस उसका विविध प्रकार के जो वेपन्स है, हथियार हैं जो उसका उपयोग कर सकता है। चाहे खेती के लिए यंत्रों की बात करें या अपने रक्षा के लिए विविध प्रकार की कुल्हाड़ियों की बात करें, यस जो कि उस वह बना करके अपने लिए या शिकार के लिए इस्तेमाल किया करता था। और समय के साथ उसमें पैनापन आता गया ज्यों ज्यों विकास का क्रम आगे बढ़ता रहा। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें यस कि मनुष्य मिट्टी से बर्तन बनाना या ईंटें बनाना या इस तरह की तमाम वस्तुएं मिट्टियों से जो तैयार होती हैं हो सकती हैं, वह उसे बनाने का प्रयास करता है। और इसके बाद उसे किस तरह से मजबूत बनाने के लिए किस तरह से उसे पकाना है, ये भी धीरे धीरे उसने सीखा। उसने ये भी सीखा कि कपास से सूत और सूत से कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है और वह कपड़ा यस किस तरह से मनुष्य के काम आ सकता है। धीरे धीरे मनुष्य ने ये भी सीखा। बच्चों समय के साथ हम यूं कहें संक्षेप में, प्रकृति से जो प्राप्त होता है मनुष्य उसके स्वरूप को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि मनुष्य यस अगर हम बात करें कपास की बात करें, बच्चों कॉटन की बात करें, कपास की बात करें, तो यस जो कि फसल से प्राप्त होने वाला जो कपास है, जो कि अगर कच्चे माल की बात करें, बस जो उसी कपास से यस बच्चों किस तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि उसी कपास से किस तरह वह सूत तैयार करता है, धागा तैयार करता है और फिर मनुष्य उसे किस तरह से कपड़ा तैयार करता है और उसके बाद उसका उपयोग करता है। राइट, तो इस तरह से बच्चों कपास से सूत और सूत से कपड़ा
मनुष्य बनाता है। तो तात्पर्य है बच्चों कि प्रकृति से जो प्राप्त होता है, मनुष्य उसके स्वरूप को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर देता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बदल करके फिर वह उपयोग में लाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन अथवा संस्कार करने के लिए मनुष्य को कौशलों की जरूरत होती है, यानी बच्चों स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जिन परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम बात करें बच्चों कपास से सूत तैयार करना और फिर सूत से कपड़ा तैयार करना, आप जरा सोचिए इस पे कि तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इस बच्चों कपड़ा यूं ही नहीं तैयार होता, बल्कि उस पर प्रक्रिया करनी होती है, इसके बाद तब जाकर के कपड़ा तैयार होता है। तो ये सूत से यानी कपास से सूत और सूत से कपड़ा बनाने की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए जरूरत पड़ती है बच्चों कौशल की, यानी स्किल की जरूरत पड़ती है। और अगर ये स्किल न रहे तो क्या ये चीज़ें हो पाएगी? नहीं हो सकती। इसके लिए स्किल की जरूरत पड़ती है, कौशल की जरूरत पड़ती है। राइट, तो ध्यान रखना है मनुष्य ने किस तरह से अपनी बुद्धि से किस तरह से मनुष्य ने प्रकृति की तमाम चीज़ों को अपने स्किल्स के द्वारा, अपने कौशलों के द्वारा किस तरह से उसे बदलने का प्रयास किया है, ये हमने सीखा। और बच्चों जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को बनाने से पूर्व उसके बारे में सोचना पड़ता है। निश्चित रूप से सोचना विचारना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज़ें बन पाती है या उसे पूरा कर पाता है। राइट, जैसे अगर हम बच्चों बात करें मिट्टी की ही बात आप देख सकते हैं। यानी मिट्टी के बर्तन बनाने या मिट्टी के बर्तन तो यूं ही नहीं बन जाएंगे। बच्चों इसके लिए भी कौशल की जरूरत पड़ती है। राइट, किस तरह से मिट्टी को तैयार करना और बर्तन बनाने योग्य तैयार करना, इसके बाद फिर बर्तन तैयार करना, आज उसके लिए भी स्किल लगता है, उसके लिए भी कौशल की जरूरत पड़ती है। बर्तन यूं ही नहीं बन जाता है। इसके बाद उसे और मजबूत करने के लिए किस तरह से उसे वो तैयार करना, पकाना, इसके साथ साथ विविध प्रकार की नक्काशी कार्यों की बात करें जिस बर्तनों पर जो की गई, उसके लिए स्किल की जरूरत होती है। तो इस तरह से और फिर उसको विविध प्रकार के रंगों से रंगना, धीरे धीरे समय के साथ ये सब कुछ होता रहा। तो मनुष्य ने ये सब किया, क्यों और कैसे किया? तो समय के साथ बच्चों ये मनुष्य ने अपने कौशलों का, स्किल्स का उपयोग किया और धीरे धीरे वो इसे आगे बढ़ाता चला गया। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हम इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार विचार, कौशल और परिश्रम करने की परंपरा के फलस्वरूप अनेक कलाओं की निर्मित हुई और इन कलाओं और परंपराओं का ज्ञान प्रत्येक पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सौंपा। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, हम जब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कौशलों की बात करते हैं, मनुष्य के चिंतन की बात करते हैं, मनन की बात करते हैं, तो आखिर विचार, कौशल और परिश्रम करने की परंपरा के फलस्वरूप ही तमाम प्रकार की यानी कलाओं की निर्मित हुई। और बच्चों इन कलाओं और परंपराओं का ज्ञान मनुष्य ने क्या किया? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो आगे बढ़ाता चला गया। बच्चों, यानी निश्चित रूप से इसे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता चला गया। बच्चों, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप याद कीजिए, जब हम मानव विकास के क्रम की बात हमने पहले प्रथम सत्रांत में हमने पढ़ी थी, तो हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य धीरे धीरे समय के साथ वो आगे विकास करता गया। और इतना ही नहीं बल्कि उसके जिस परंपरा की बात करें, यानी जो विचार, कौशल और परिश्रम करने के बाद जो कुछ सीखता था, वो उसमें आगे किस तरह से विकास होता, उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। राइट, तो इस तरह से बच्चों देखा हमने कि इस ज्ञान जो कुछ सीखा मनुष्य ने आज, उसे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे वो सौंपता गया, यानी आगे आने वाली पीढ़ी उसे किस तरह से आगे बढ़ाती चली गई। बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ऐतिहासिक कालखंड का। बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे देखें। तो इसके लिए विचारों का आदान प्रदान हुआ और इस आदान प्रदान के माध्यम से भाषा भी संपन्न होती रही। तो इस तरह से यहाँ बच्चों हम समझ सकते हैं कि जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो उससे भाषा संपन्न होती है। विविध कलाओं,
कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली को संस्कृत अर्थात कल्चर कहते हैं। तो बच्चों हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि विविध कलाओं, कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली जो कि क्या कहलाती है बच्चों, संस्कृत अर्थात इसे ही कल्चर कहते हैं। तो मनुष्य ने देखा कि किस तरह से इस समय के साथ जो कुछ मनुष्य ने सीखा उसे आगे बढ़ाया, अपनी कलाओं को, ये अपने जो स्किल्स थे, कौशलों को परंपरागत रूप से आगे वो बढ़ाने का कार्य किया। और बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, उनका विकास होता रहा। और जिस तरह से अगर हम इस कई पीढ़ियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान था, ये उस ज्ञान के आधार पर जो निर्मित जीवन प्रणाली बनी बच्चों, और वही जीवन प्रणाली संस्कृत कही जाती है, उसे ही कल्चर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक श्रृंखला की बात कह सकते हैं कि इसमें यानी संस्कृत की जब हम बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, राइट, तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विविध कलाओं, कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली को संस्कृत कहते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चले बच्चों हम बात करेंगे नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति की बात करेंगे, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज की बात करेंगे। तो बच्चों नवाश्मयुगीन संस्कृत कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी, राइट। तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं नवाश्मयुगीन संस्कृत कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी। यस, और बच्चों अगर बात करें उत्तम कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि व 12 महीने जलापूर्ति की आवश्यकता। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर उत्तम कृषि की अगर बात करें, यस यानी अच्छी खेती चाहिए, तो बच्चों उसके लिए क्या जरूरत होती है, उसके लिए उपजाऊ भूमि व 12 महीने जलापूर्ति की व्यवस्था। यस बच्चों, यानी सिंचाई की बात हो रही है, या फसलों को सिंचाई के द्वारा, या चाहे अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, वर्षा से सिंचाई हो जाएगी। लेकिन बच्चों अगर बारिश नहीं हो रही है, बारिश तो साल भर होगी नहीं, तो इसके लिए 12 महीने जलापूर्ति की बात कही जा रही है। तो यस, अतः स्वाभाविक रूप से नवाश्मयुगीन मनुष्य ने नदियों के तटों पर गांव बसाए। तो चूंकि 12 महीने वर्षा नहीं होती, यही कारण है बच्चों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस नदी के किनारे, यस नदी घाटी की जब हम नगरीय संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मनुष्य ने इसीलिए नदी के किनारे, यस नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति में आपको ध्यान रखना है, तो उत्तम कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि व 12 महीने जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। और यही ध्यान में रखते हुए यस नवाश्मयुगीन मनुष्य ने नदियों के तटों पर गांव बसाए, राइट, ये हमें ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य यही था। और यही कारण है बच्चों, इसी कारण नदी घाटियों में नवाश्मयुगीन संस्कृतियों का विकास हुआ, राइट। तो हमने देखा कि किस तरह से ये 70 नदियों के तटों पर गांव बसाए गए और इन्हीं नदी घाटियों में नवाश्मयुगीन संस्कृतियों का विकास हुआ। ये बच्चों ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति की अगर बात करते हैं, राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यस हम नील नदी की अगर बात करें तो यस बच्चों नदी घाटी की जब नगरीय संस्कृति की बात करते हैं तो राइट, चाहे हम इजिप्ट की बात करेंगे या हम बात करेंगे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की जिसमें मेसोपोटामिया की बात करेंगे, यस बच्चों बात करेंगे सिंधु नदी की तो हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे, या बच्चों हम बात करेंगे वांगो नदी की तो चीन की संस्कृति की बात करेंगे। तो ये नदी घाटियों की जब नगरीय संस्कृतियों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है, आगे इसके संदर्भ में हम और देखने वाले हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस विविध कौशलों के आधार पर उत्पादन में हुई वृद्धि, पहिए का किया गया उपयोग, व्यापार में आई हुई संपन्नता और विकसित लिपियों का किया गया उपयोग जैसी बातों से नवाश्मयुगीन संस्कृति में नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आपने देखा कि चाहे हम
उत्पादन की वृद्धि की बात करें, या पहिए का उपयोग की बात करें, व्यापार में आई हुई संपन्नता की बात करें, या विकसित लिपियों के उपयोग की बात करें। इसके कारण जो नवाश्म युगीन की बात करें यानी न्यू स्टोन एज, जिस बच्चों नवाश्म युगीन संस्कृत में से नगरीय संस्कृत का उदय हुआ। आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं नगरीय संस्कृत की। इस बच्चों तो विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में अर्थात ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष, इस बच्चों ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व, राइट बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में ईसा पूर्व, इस ध्यान रखिए, लगभग 3000 वर्ष पूर्व नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ, जिसमें बात करते हैं बच्चों मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन, राइट। तो ये ध्यान रखना है, बात कर रहे हैं यहाँ इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, ये हड़प्पा संस्कृति जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, या बच्चों हम बात करें चीन की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में अर्थात ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व, राइट, ध्यान रखना है बच्चों। तो इस तरह से इन नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ, जिसमें हम बात करते हैं मेसोपोटामिया, इजिप्ट, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन, ये 4 वे प्रदेश हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, ये नदी घाटियों की नगरीय संस्कृत कही जाती हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसमें जिन महत्वपूर्ण नदियों का रोल है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है। जब इजिप्ट की बात करते हैं तो नील नदी को आपको ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस को आपको ध्यान रखना है, और बच्चों जब हड़प्पा की संस्कृति की बात करते हैं तो आपको सिंधु को ध्यान रखना है, सिंधु नदी को, और जब चीन की बात करते हैं तो आपको ये वांगहो नदी को ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। यस, तो नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति की हम बात करें तो बच्चों इस तरह से मेसोपोटामिया, इजिप्ट, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन, ये 4 प्रदेश, राइट। तो बच्चों इसे आपको समझना है, यस इजिप्ट को ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया और ये भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पर विस्तारित रूप में आपको ध्यान रखना है इस बच्चों। तो इस तरह से हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति जो है कि मोटे तौर पे, और यहाँ पर चीन, ये 4 प्रदेशों की हम बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों यहाँ पर जिन प्राचीन नगरीय संस्कृति की बात करते हैं इन नदियों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए बच्चों कि मेसोपोटामिया यस की अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया की जो नदी घाटी की जब नगरीय संस्कृति की बात करते हैं तो राइट, तो ये किस नदी पर, तो आपको नदी का नाम ध्यान रखना है, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। यस, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये संस्कृतियां नदियों के तट पर विकसित हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इन 4 प्रदेशों की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों को नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति कहते हैं। इस बच्चों तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने सीखा संस्कृत किसे कहते हैं, ये हमने सीखा, और हमने नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति के बारे में सीखा। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों पार्ट 1 में यहीं तक, आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों याद कीजिए, मनुष्य अपने परिसर के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ मात्रा में परिवर्तित करता है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मनुष्य अपने परिसर के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ मात्रा में परिवर्तित करता है। क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की है, मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन है बच्चों, ध्यान से देखिए, विविध कलाओं, कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली को संस्कृत कहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? ध्यान से सुनिए,
विविध कलाओं, कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली को संस्कृत कहते हैं। यस बच्चों, तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक कथन और, नवाश्मयुगीन संस्कृति कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी। यस, नवाश्मयुगीन संस्कृति कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी। तो क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों इसकी भी चर्चा किया था हमने, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में अर्थात ईसा पूर्व लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ। तो बच्चों याद कीजिए, यस कि क्या ये कथन सत्य है? विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में ईसा पूर्व लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व। तो क्या ये कथन सत्य है? 3 लाख वर्ष पूर्व नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ। मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों आपने उत्तर समझ लिया होगा। यस, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, आपने मिलाया लिया होगा कि ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना भी। यस, तो चलिए इस कथन को सत्य कर लीजिए। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में ईसा पूर्व लगभग यहाँ 3 लाख लिखा हुआ है। तो बच्चों 3 लाख ये असत्य है, हमने इसकी चर्चा की थी। जो सही है बच्चों वह 3000 वर्ष पूर्व है। राइट, तो यहाँ पर इसे सत्य करके लिखना है। तो इस तरह से लिखना है, विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में अर्थात ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ। इस तरह से बच्चों इसे पूरा कर लेना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस ऐतिहासिक कालखंड भाग 1 यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।